हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमेश कुमार साहब। मैं फिर नए वीडियो को लेकर जो है आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी गुप्त काल को जो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे गुप्त काल में जो थे गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है कहते हैं कि विभिन्न धर्म और उसके दर्शन, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सब सारी चीज़ जो है विकास का जो काल था वह चरमोत्कर्ष के पर पहुंच चुका था। और साथ ही साथ जो है भारतीय कला के विभिन्न जो है बहुत सारे ऐसे उपादानों यानी बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में जो है भी उत्कर्ष का काल था हमारा गुप्त काल। और गुप्त काल में खासकर विशेषकर देखते हैं कि साहित्य कला का जो है बहुत बड़ा विकास हुआ था। साहित्य कला का विकास का जो है स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है। लेकिन प्राय सभी महान गुप्त सम्राटों ने भी जो था साहित्य कला और के विकास में जो है बहुत अभिरुचि अपनी दिखलाई। और जो साहित्यकारों और कलाकारों को जो है राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था। बहुत सारे से विद्वान या कलाकार होते थे, चित्रकला, वास्तुकला, ये सब वास्तुकार जितने भी बहुत सारे से जो है यानी गुप्त सम्राटों के जो है संरक्षण में रहते थे। और इस तरह से जो है उनको राजकीय संरक्षण भी दिया गया, जिसके कारण से कहा जाता है कि गुप्त काल साहित्य के विभिन्न शाखाओं को जो है यहाँ तक कि जो ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान, ये सब सारे महान लेखकों को जो है यानी उदय होना प्रारंभ हो गया। और इस तरह से देखते हैं कि गुप्त काल की जो साहित्यिक जो समृद्धि हुई थी साहित्य के क्षेत्र में, उसकी तुलना में जो है एथेंस के इतिहास के पेरिक्लिस युग और अंग्रेजी साहित्य के जो इतिहास के जो एलिजाबेथ युग से इसकी तुलना भी की जाती है गुप्त काल को। तो गुप्त काल के क्षेत्र में जो है जो विकास हुई थी वो विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में जो है क्या हुई थी। क्योंकि गुप्त काल जो है संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा जो है उसमें विकास हुआ था। साथ ही देखते संस्कृत का जो प्रयोग जो था साथ ही शिलालेख, स्तंभ लेख, दान पत्र लेख, ये सब बहुत सारा क्षेत्रों में जो है किया गया, प्रयोग किया गया। और संस्कृत को जो राष्ट्रभाषा जो है बनाने का भी प्रयास किया था। और इस तरह से देखते हैं गुप्त काल में बहुत सारे ऐसे बहुत जो है श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ विद्वानों का काल था। और इस काल में हम देखते हैं कि काव्यकारों का भी जो है वर्गीकरण भी दो भागों में जो है किया गया था। तो कवियों में हरिसेन और वीरसेन, वत्स भट्टी, वासु विशेष रूप से ये सब उल्लेखनीय है। लेकिन हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का जो है चंपू जो लेख लिखा था, यानी गद्य पद का जो प्रशस्ति पत्र लिखा था, एक बहुत चंपू लेख शैली जो था एक बहुत बड़ा एक उत्कृष्ट उदाहरण है गुप्त काल का। जो वीरसेन का भी लेख हम अगर देखते हैं कि वीरसेन का जो लेख है वो भी उदयगिरी गुफा में जो है उत्कीर्ण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में जो है कालिदास भी जो थे, यानी कालिदास भी बहुत सारे ऐसे काव्यों की जो है रचना किए हैं, बहुत सारे ऐसे नाटकों को भी रचना किए हैं, जैसे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब की जो है रचना किए थे। इसके अलावा बहुत सारे रचना भी किए। भारवी का अगर हम देखते हैं कि भारवी ने अपने महाकाव्य जो था एक किरातार्जुनीय के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। और इसका एक विशिष्ट छाप है गुप्त काल में। गुप्त काल में विशिष्ट लेखक जो है हम देखते हैं कि विशिष्ट लेखक भी थे। और इनमें हम देखते हैं कि चंद्र गोविंद, अमर सिंह, कामंदक, वत्सैन, ये सब के नाम जो है बहुत सारे उल्लेखनीय हैं। जो कामंदक ने नीति शास्त्र पर एक सुंदर ग्रंथ की भी रचना किया था। वत्सैन ने भी कामसूत्र पर लिखकर बहुत बड़ा एक इतिहास के पन्नों में जो है अमिट छाप छोड़ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत उन्नति हुई थी, विकास हुई थी। और बहुत सारे ऐसे लेखक विद्वान जो थे हमारे गुप्त काल में जो है उदय हुआ था, विभाग हुआ था, जिसमें जो बहुत सारे यानी जितने भी गुप्त सम्राट भी बने गुप्त काल में, तो सभी ने जो है इन कवियों को, इन महान लेखकों को, इन विद्वानों को जो है राजकीय संरक्षण दिया। और इनके समय में जो है काफ़ी इसका प्रोत्साहन भी दिया करते थे। तो इस तरह से जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है गुप्त काल भी जो है काफ़ी विकास हुआ था बहुत बड़ा। और हम दूसरा देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि भारत में जो था विज्ञान का जो है पर जो है बहुत विशेष प्रभाव पड़ा था। और बहुत विशेष प्रभाव पड़ा और बहुत विशेष रूप से जो इसकी प्रगति भी हुआ था, यानी विकास हुआ था विज्ञान के क्षेत्र में। जैसे खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र और नए नए बहुत सारे जो है गुप्त काल में जो खोज हुए, जिसमें से में जो वराहमिहिर, आर्यभट्ट, नागार्जुन,
वानभट्ट, ये सब का नाम जो है गुप्त काल का जो है उल्लेखनीय है। वराहमिहिर जो थे वो खगोल विद्या के प्रकांड विद्वान थे। बृहत संहिता और पंचसंधिपति पंच सिद्धांतिका जो है इसके दो प्रमुख रूप से जो है इनका ग्रंथ है, जो इसके एक अमिट छाप है इन ग्रंथों में जो इनका वराहमिहिर का। और उसके बाद बृहत संहिता में हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र यानी वास्तुशास्त्र और तक्षण कला का भी बहुत अच्छे तरह से इसका जो है विवेचना किया गया है। साथ साथ हम देखते हैं कि आर्यभट्ट का तो महान एक गणितज्ञ थे, तो गणितज्ञ होने के नाते एक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आर्यभट्टियम ये नामक ग्रंथ की जो है रचना किया था। साथ में हम देखते हैं कि इन्होंने दशमलव और पाई का जो मान होता है उसका मूल्य यानी वृत्त का व्यास एवं परिधि ये भी जो और इसके अलावा जो अनुपात ये सभी ग्रहण इत्यादि के बारे में इन्होंने जो है बताया था आर्यभट्ट ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने ही सर्वप्रथम ये भी बताने का प्रयास किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। नागार्जुन भी जो एक चिकित्सक थे, क्योंकि वो रसायन शास्त्र के और आचार्य बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे इस समय के, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारे से चिकित्सा शास्त्र नामक एक नवीन एक पद्धति जो है का आविष्कार किया था इन्होंने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जो है गुप्त काल में जो है बहुत बड़ा एक प्रगति हुआ था, विकास हुआ था, जो नए नए खोजों नए नए आविष्कारों का जो है इन लोगों ने जो है प्रयास किया था। और इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो शिक्षा गुप्त काल में जो शिक्षा की बहुत बड़ी इस समय भी जो है विकास हुआ था और विभाग हुआ था। जो बड़े बड़े नगर जो थे उस शिक्षा का मुख्य केंद्र के रूप में था। जैसे हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, बल्लभी, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में जो है उस समय बड़े बड़े जो नगर थे, नगरों में जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। तो इस तरह से इन लोगों का नाम जो है विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है। इन नगरों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो आचार्य रहा करते थे, जो अपने घरों में भी जो है विद्यार्थियों को भी शिक्षा दिया करते थे। यहाँ तक कि आर्यभट्ट की शिक्षा जो है एक पाटलिपुत्र और वराहमिहिर की शिक्षा जो है उज्जैन में जो है इनकी हुई थी। इस तरह से देखते हैं अनेक तीर्थ स्थल भी जो था एक शिक्षा का केंद्र बन गए थे। कुछ विद्वानों में हम देखते हैं कि विद्वानों को जो है दान में गांव के रूप में भी जो है दिए जाते थे। साथ साथ जो गांव में जो दान दिए जाते थे उसे अग्रहार ग्राम के नाम से भी जाना जाता था। तो विद्वान लोग जो है इन अग्रहार जो ग्रामों में जो भी शिक्षा देते थे उसकी जो है हम उदाहरण है, जैसे उड़ीसा में इस प्रकार के जो है उदाहरण देखने को मिलता है कि उड़ीसा में जो है 36 अग्रहार जो है गाँव को उल्लेख मिलता है इसमें, क्योंकि गुप्त काल में जो है आचार्यों की जो जीविका होती है वो भी मतलब शिष्य और गुरु की दक्षिणा में चली जाती थी। बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा उन्नति हुई थी, क्योंकि इसमें भारत के बड़े बड़े नगरों में शिक्षा का केंद्र हो रहा था और केंद्रों में जो शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कला के भी क्षेत्र में, क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि कला का भी बहुत बड़ा एक विकास हुआ था, प्रगति हुई थी, क्योंकि यूनानी लोग और कुषाण, सिथियन इत्यादि बहुत सारे से विदेशी जातियां जो थी वो कला से जो है मानिए जो उन जातियों की जो है कलाओं से जो है गुप्तकालीन भी बहुत प्रभावित हुआ। तो गुप्तकालीन जो है मूर्तियों में ना तो वस्त्र आभूषण का भार है और ना कोमल अंगों का भी जो है उभार ही था, लेकिन इस काल की जो कलाकारों के द्वारा जो पारदर्शक वस्त्रों का जो निर्माण ऐसा किया गया, ऐसी कुशलता के साथ किया जो उनके स्वाभाविक सौंदर्य और मनोहरता का मनोरमता का जो है काफ़ी जो है दिखाई पड़ता है। इस काल में हम देखते हैं कि नग्न मूर्तियों का भी निर्माण बंद हो गया था। तो यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जितने भी विदेशी जाति हमारे भारत में आए और भारत के रंग में जब रंग गए तो यहाँ की सभ्यता संस्कृति, वहाँ की जो सभ्यता संस्कृतियाँ जो थी उन सभ्यताओं का मिश्रित हो गया और नए गुप्त काल में जो है कलाओं का निर्माण यानी मूर्तियों में नई चीज़ों का जो है यानी प्रसाधन के रूप में वस्त्र आभूषण के रूप में देना प्रारंभ किया। उनके अंगों का जो उभार भी जो है एक आकर्षक के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है कला के क्षेत्र में भी जो था गुप्त काल में जो है काफ़ी विकास हुआ था। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में, क्योंकि वास्तुकला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भवन निर्माण कला का जो है एक उत्कृष्ट
नमूना देखने को मिलता है बहुत ही प्रसिद्ध के रूप में, क्योंकि वास्तुकला में जो है सौंदर्यपन और संरचना यानी स्ट्रक्चर का समन्वय हुआ था, यानी दोनों का जो मिलन मिश्रित होकर हुआ था। क्योंकि गुप्त काल में हम देखते हैं कि अनेक जो है राजप्रसादों का भी जो है निर्माण किया गया था। तो इस तरह से देखते हैं कि राजप्रसादों का जो निर्माण किया गया था, जैसे हम देखने को मिलता है पाटलिपुत्र और उज्जैनी के जो राजप्रसाद जो विशाल जो था, क्योंकि वो बड़ा मनमोहक थे। और यहाँ तक कि अब देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फैयान जो थे, उन्हें देखकर जो थे बहुत दंग रह गए थे, क्योंकि उन्हें जो है मानव निर्मित ना मानकर जो है एक देव निर्मित समझा था। इस बात को जो है इसके अनुसार ये भी कहते हैं कि सभा भवन का जो द्वार था, उनके भित्तियों का जो निर्माण था, वो तरासे गए पत्थरों से किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि गुप्त काल में जो है एक बहुत बड़ा जो है मतलब विकास हुआ था। और साथ साथ हम देखते हैं कि चित्रकला में भी जो है काफ़ी विकास हुआ था, क्योंकि चित्रकला में हम अगर देखते हैं तो अजंता और बाघ की जो चित्रकारी है, वो गुप्तकालीन चित्रकला का एक बहुत बड़ा एक मतलब प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में है ये। क्योंकि अजंता और बाघ की जो उदाहरण है, बहुत सारे जो है इनके बारे में जो है यानी इस चित्रकला के बारे में जो है इन चट्टानों के जो कटे मंदिरों को जो है सैकड़ों मंदिरों और स्तंभों का भी एक विशाल नाटक के रूप में बताते हैं। क्योंकि जो है राजकुमारों, ऋषियों और नायकों यानी इस प्रकार के जो है पुरुषों और स्त्रियों की पृष्ठभूमि में अभिनय किया है, इस तरह से बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से देखते हैं कि हम कि मंदिरों का निर्माण अगर हम देखते हैं कि भी वहाँ भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसका निर्मित किया गया है। साथ साथ राजप्रसादों का जिस तरह से किया गया था गुप्त काल में जो पाटलिपुत्र में, वह जो है बहुत ही देखने लायक था। लेकिन अगर हम गुफाओं के बारे में देखते हैं कि चित्रकला में, तो चित्रकला में जो है बहुत ही एक यानी 16वीं और 17वीं शताब्दियों का भी देखते हैं कि 16-17 नंबर जो था वहाँ पर भी जो है बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया। यहाँ हमको देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध की जो जितने भी चित्रकार है या उनके पुत्र का भी है, उनकी पत्नी का, यानी उस स्वाभाविक और सजीव पूर्वक मनोरम जैसे चित्रकारी की गई। भगवान बुद्ध को अत्यंत ही निर्लिप्त मुद्रा में भी दिखाया गया इन गुफाओं में। इन गुफा के चित्रों में हम देखते हैं कि माता और उसके पुत्र का नामक जो चित्र बहुत ही अत्यंत रूप से प्रसिद्ध है, जो विराजमान है चित्रकारी। इस चित्र के गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को जो है अपने पति को समर्पित करते हुए प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया इन गुफाओं में। यहाँ तक हम देखते हैं कि माता की जो ममता और पुत्र की वत्सलता, ये सब देखने लायक यहाँ उत्कीर्ण किया गया है। तो इन गुफाओं में देखते हैं अन्य कोई सम्राट भी बहुत सारे अन्य और गुफाओं में देखने को मिलता है कि सम्राट भी एक सुनहले राजहंस की बातों को बड़ी रुचि से के साथ सुनता है, यानी उसको जो है सुनता हुआ चित्रित किया गया है। यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी जो गुफाएं थी हमारे गुफाओं में, यानी 17वीं जो नंबर की जो गुफा है, वो दूसरे चित्र में हम गौतम बुद्ध के जो है महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग जो थी, जहाँ पर जो महाभिनिष्क्रमण यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी उसका भी दृश्य दिखाया गया है। तो इस तरह से जो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण जिसका गृह त्याग किया था, उसका भी जो दृश्य जो है एक अनुपम चित्रित किया गया है और ये काफ़ी स्वाभाविक रूप से दिखाया गया है। हम बाघ की चित्रकला के बारे में अगर हम देखते हैं तो बाघ जो था वो हमारा ग्वालियर के समीप एक छोटा सा जो गांव है, वो गांव पर जो है दिखाया गया कि विंध्य की पहाड़ियों को जो है तराश करके जो है गुफाएं भी जो है बनाई गई है। तो इनकी भीतरी दीवारों को जो है चित्र गुप्तकालीन है। अजंता के चित्र के बारे में देखते हैं कि वहाँ भी मुख्य रूप से जो है धार्मिक विषय से संबंधित है। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है बाकी जो चित्र में जो है उसमें दिखाया गया कि मनुष्य की जो लौकिक जीवन से लिया गया, क्योंकि महिलाओं का वहाँ पर चित्रों में ये भी देखते हैं कि तत्कालीन जो वेशभूषा, जो केश विन्यास, अलंकार, प्रसाधन, ये सब समझने में बहुत सुविधा होती थी इस चित्र में, क्योंकि ऐसी जो है चित्रित किया गया, उत्कीर्ण किया गया है। महिलाओं को यहाँ तक देखते हैं कि नृत्य, संगीत, गान करते हुए भी दिखाया गया है। तो बाघ की चित्रकला भी जो है विशेष रूप से जो बहुत ही प्रमुख विशेषता रही है और इस तरह से जो अपने दर्शकों के समक्ष एक समरूपता का जो एक भाव प्रकट करते हुए भी दिखाया गया है। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि मूर्ति कला के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध था कि गुप्त काल में जो है मूर्ति कला में भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किया गया कि क्योंकि गुप्त कालीन जो मूर्ति कला में जो है एक नग्नता के स्थान पर जो है एक सौंदर्यपन का जो है मुख्य रूप से जो है प्रधानता दी गई है। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो इस युग में जो है विष्णु, शिव, बुद्ध, राम, कृष्ण, दुर्गा, पार्वती, गणेश इत्यादि अनेकों की जो है मूर्तियों का जो है निर्माण किया गया है। साथ साथ हम जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने जो है विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस तरह से उसने विष्णु की एक मूर्ति भी जो है बनवाए थे, क्योंकि विष्णु का अधिकतर हम देखते हैं कि चतुर्भुजी मूर्तियां बनाई गई हैं, लेकिन उसमें सिर, मुकुट और गले के हार और इस तरह से कानों में कुंडल भी जो है प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से विष्णु को एक अनंतशाही प्रतिमा के रूप में जो है एक देखने को मिलता है गुप्तकालीन देवगढ़ के दशावतार जो मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध था, तो ये देखने को मिलता है। और उदयगिरी की गुफा में भी हमको देखने को मिलता है कि विष्णु की जो वराह अवतार की जो है एक प्रतिमा है। और यहाँ तक हम देखते हैं कि करमदंडा ताम्रपत्र लेख में जो लिखा गया कि शिव की जो चतुर्मुखी जो मूर्ति है वो साथ साथ जो है खो में भी एक मुखी मूर्ति भी जो है मिली हुई, यानी ये सब सारी गुप्तकालीन है। लेकिन गुप्तकालीन बहुत मूर्तियाँ को भी निर्माण भी बहुत ही उत्कृष्ट रूप से इसको उत्कीर्ण किया गया है। और इस समय का जो 3 मूर्ति बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो मथुरा संग्रहालय में जो है गौतम बुद्ध की जो खड़ी मूर्तियाँ और मिंगम संग्रहालय में जो है बुद्ध की ताम्र मूर्तियाँ, और सारनाथ में देखते हैं कि सारनाथ में भी जो है के स्थान पर जो है यानी वहाँ बुद्ध की प्रतिमा भी प्रतिष्ठापित किया गया, रखा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि मूर्तियों में भी राम कृष्ण के जीवन से संबंधित ऐसे भी हैं, जैसे देवगढ़ के दशावतार मंदिर में जो है के स्थान पर हम देखते हैं कृष्ण जन्म और साथ साथ वासुदेव द्वारा कृष्ण की जो गोकुल पहुँचाना, कलिया नाग का दमन करना, गोवर्धन पर्वत का धारण करते हुए इन दृश्यों को जो है अंकित किया गया है। और साथ साथ हम देखते हैं कि जो है इस चित्र में कि सुदामा को भी जो है एक अत्यंत जो गरीबी यानी दीन अवस्था में जो है दिखलाया गया है। और देवगढ़ के जो मंदिर में जो है अहिल्या का जो उद्धार है, राम का जो वनवास है, अगस्त ऋषि के दर्शन तथा लक्ष्मण का जो है सुपर्णखा का कान जो काटना इत्यादि का भी जो है चित्र जो है दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है गुप्तकालीन जो मूर्ति कला का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काफ़ी इसका मूर्ति कला का काफ़ी जो इस काल में जो प्रगति हुआ था, विकास हुआ था। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि गुप्त काल में जो है संगीत कला का तो विकास हुआ ही, लेकिन संगीत कला का संगीत का बड़ा ही लोग सुनने का जो है शौक रखते थे। उस समय मुद्राओं में जो है देखने को मिलता है कि बीना बजाते हुए दिखलाया गया है जो समुद्रगुप्त का है। और ये प्राग प्रशस्ति में कहा गया है कि उसके स्वर्गीय संगीतकार यानी नारद और तम्बू को भी जो है लज्जित कर दिया था। इस तरह से जो है हमारा दिखाया गया, प्रयाग प्रश्न में बताया गया है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गायन वादन का भी एक बहुत बड़ा लोग प्रवीण होते थे, निपुण होते थे कि वात्स्यायन ने भी जो है प्रत्येक नागरिक को इस संगीत का ज्ञान जो है अनिवार्य रूप से जो है बताया है। हम ये भी दिखाया कि नगरों में जो है कला भवन के बड़े बड़े जो है आचार्य, संगीत, ये सब सारे लोग जो थे ये सिखाते थे और प्रशिक्षण देते थे। क्योंकि वादों में हम देखते हैं कि बीना, वेणु, मृदंग ये सब सारी जो है लोकप्रिय जो है एक संगीत का जो है इंस्ट्रूमेंट है। जो वाद्य यंत्र में भी हम देखते हैं कि भेरी, पन्नौ, तून इत्यादि का भी जो है थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुप्तकालीन में जो है स्त्रियां और गणिकाएं भी जो है संगीत में जो है काफ़ी विशेष रूप से जो है रुचियां लेती थी। और हम देखते हैं कि राजकुल के जितने भी या बड़े बड़े कुलीन वर्ग, धनी वर्ग के जितने भी कन्याएं होती थी, उन कन्याएं भी जो है नृत्य संगीत में काफ़ी जो है प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। और यहाँ तक हम देखते हैं कि सार्वजनिक मनोरंजन के लिए भी जो है गुप्त काल में जो है नर्तक और नर्तकियों की जो है मंडलियाँ हुआ करती थी, उनकी भी एक संगठन हुआ करती थी। क्योंकि नाटक का अभिनय के लिए जो है नाट्यशालाएँ की भी जो है स्थापना की गई थी जगह जगह पर। और इस तरह से देखते हैं कि उन जगहों पर जो है यानी शांतिपूर्वक से बैठकर जो है लोग देखा भी करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है गुप्त काल में जो है गुप्त काल की जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में जो
विभिन्न धर्म और उसके जो दर्शन है, जो साहित्य, जो ज्ञान विज्ञान, जो कला का जो विकास है, एक चरमोत्कर्ष का ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि भारतीय कला के विभिन्न क्षेत्रों का में भी जो है उत्कर्ष का काल था। तो इसीलिए जो गुप्त काल में जो साहित्य कला का जब विकास हुआ तो सारी यानी हमारे गुप्त काल में सारी जो विकास की जो प्रक्रिया थी, इसीलिए जो है गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो में जो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में जो है अगला विषय को लेकर फिर मैं उपस्थित होऊंगा, इसलिए आज समाप्त करते हैं।